क्रिप्टो करेंसी को सरकार करेंसी मानती है क्या? आप में से कई लोग उलट जाएंगे इस सवाल के ऊपर कि यार ये चक्कर क्या है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है ना, वास्तविकता में किसी भी देश की मुद्रा, देखिए करेंसी का मतलब होता है हिंदी में मुद्रा, है ना, मनी, करेंसी, समझ में आ गया। इंडिया की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ऐसे करेंसी, ठीक है। अब करेंसी केवल और केवल आरबीआई ही जारी कर सकती है, यानी किसी देश की जो सेंट्रल बैंक है ना, वही करेंसी जारी कर सकती है। सरकार कहती है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स दो। तो लोगों ने उल्टा सरकार से पूछ लिया कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आप क्रिप्टो करेंसी में जो करेंसी शब्द लगा हुआ है इसको भी लीगल मान रहे हो। लीगल मान रहे हो तभी तो टैक्स वसूल रहे हो, अदरवाइज टैक्स कैसे वसूलोगे आप? बड़ा प्रश्न है साथियों ये। आप अगर समझ पा रहे हो तो थम्स अप करना। करेंसी केवल आरबीआई निकाल सकती है, यानी रुपया केवल आरबीआई निकाल सकती है, और आरबीआई जब रुपया निकालती है तो सरकार उस पर आपसे टैक्स भी वसूलती है। लेकिन जब टैक्स सरकार वसूलती है तो हमको समझ में आता है क्रिप्टो करेंसी तो सरकार निकालती नहीं है, जब निकालती नहीं है तो उस पर टैक्स कैसे ले रही है? आई बात समझ में? तो निर्मला सीतारमण जी ने जैसे ही बजट में भाषण दिया, बाहर आते ही पत्रकारों ने पकड़ लिया। बोले मैडम ये बताओ, आप पैसा मांग कैसे सकते हो? करेंसी तो लीगल नहीं है ना। आपने कहा कि लीगल है ही नहीं क्योंकि इसको किसी भी बैंक के द्वारा जारी किया ही नहीं जाता। फिर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम इसे डिजिटल असेट मानते हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट मानते हैं। वाह, शब्दों के जाल में फंसा दिया। यानी कि आप इसे कहते हैं कि यह असेट है, वर्चुअल डिजिटल असेट है। लोगों ने कहा जितना हम जानते हैं असेट, एसेट का मतलब तो वो होता है जो संपत्ति, संपत्ति वो जो कि देखी जा सके, जिसे टच किया जा सके। जैसे मैं कहूं कि साहब मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक छोटा सा घर है, मेरे पास 2-4 कपड़े हैं, ये मेरी संपत्ति है साहब, जिसको मैं बेच के पैसा कमा सकता हूं। अब सरकार इसे कह रही है कि नहीं, अब हम आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं और वो ये है वर्चुअल, यानी जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन अकाउंट में देख तो सकते हो, और हम उसे ही वर्चुअल डिजिटल असेट कह रहे हैं, करेंसी नहीं कह रहे हैं। बोले वाह, क्योंकि असेट पे तो टैक्स लगाया जा सकता है। अगर इस शब्द को करेंसी बोल दिया होता तो लोग पकड़ लेते कि आरबीआई ने तो इसे जारी किया ही नहीं, आप इसको करेंसी कैसे बोल रहे हो? आपने तो अभी तक क्रिप्टो को कहा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो ये चल क्या रहा है? ओ भाई साहब, ये मसला जो है ये अब निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फैलाया तो गया, लेकिन अब ये रायता समेटे कैसे? बोले क्यों? क्योंकि जनता जो कमाएगी। अब आप पूछेंगे सर टैक्स लगेगा कैसे? अब आप देखिए ये बहुत बड़ा विवाद है। क्रिप्टो करेंसी को नया नाम दे दिया सरकार ने, इसको कहा वर्चुअल डिजिटल असेट। हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह कुछ नहीं जानते, आपको जो करना है करें, लेकिन आरबीआई अगर निकालेगी उसे ही हम करेंसी बोलेंगे और उसका नाम होगा डिजिटल करेंसी। बोले अच्छा, यानी आप लोग जो नाम लेंगे वो आरबीआई के द्वारा लेंगे, हमारे द्वारा कोई मतलब नहीं है। बोले यस, आरबीआई के द्वारा ही करेंसी शब्द लिया जाएगा, बाकी करेंसी को हम करेंसी नहीं बोलेंगे, क्रिप्टो को तो हम वर्चुअल डिजिटल असेट बोलेंगे। और वर्चुअल डिजिटल असेट जो है अगर किसी के पास है, अब आप में से कई बाल कलाकारों का एक प्रश्न बनना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न बना। बोले सर एक बात बताओ, क्रिप्टो करेंसी सरकार को कैसे पता कि मेरे पास कितनी है? भाई टेक्निकली तो सरकार को यह बात पता ही नहीं होनी चाहिए, बड़ा सवाल है ये। तो बोले सरकार को कैसे पता चला कि मेरे पास में क्रिप्टो करेंसी है? मैं टैक्स कैसे दूं और क्यों दूं? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं, पहले जानकारी समझिए फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके पास कितनी क्रिप्टो है ये सरकार को नहीं पता, लेकिन आपने उसका पेमेंट ऑनलाइन किया होगा। देखना, ध्यान से समझना भाई, आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि रुपया लिया और किसी मशीन में घुसा दिया और क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, क्योंकि ये तो वर्चुअल करेंसी है। अब आपने अपने मोबाइल में अपने वॉलेट से या फिर बैंक अकाउंट से पैसा देके क्रिप्टो करेंसी परचेज की होगी। अब वो रखे रखे आपने मान लीजिए कभी 1 लाख रुपया लगाया, अब वो 1 लाख रुपया रखे रखे 10 लाख रुपया बन गया। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो के भाव बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वो 1 लाख बन चुका 10 लाख। सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो 1 से 10 लाख की वैल्यू तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है बेटा जब तक उस अकाउंट में है ना, क्रिप्टो के वॉलेट में है, तब तक मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तू मस्त खेल मस्त रहे। लेकिन जब तू उसको बेच करके वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएगा, आप समझिए, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, अब वो वस्तु खरीद ली, तब तक कोई दिक्कत नहीं, तू मस्त रहे, मस्त खरीदी तूने,
असेट परचेज कर लिया। मान लो मैंने कोई प्लॉट परचेज किया साहब कि 1 लाख रुपए का मैंने प्लॉट परचेज कर लिया। अब वो 1 लाख रुपए का जो प्लॉट है ये मार्केट का भाव चढ़ चढ़ के हो गया 1 करोड़ का, मान लीजिए। सरकार कह रही है वो 1 करोड़ का बन गया, इसको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब बेचेगा तो बेच करके उस रुपए को जो बेचने के बाद आएगा लेगा कहां? लेगा तो अकाउंट में ही ना। बोले हां, जब तू उसको लेगा अपने ही अकाउंट में तो मेरे पास दिखाई दे जाएगा कि ये फलाने अकाउंट से तेरे अकाउंट में आया है। बोले हां, जैसे ही वो आएगा उसका 30% मुझे दे देना। बोले किसका 30%? तेरे मुनाफे का। अगर 1 लाख लगाया था तुमने, 99 लाख का तुम्हें बेनिफिट हो गया तो 33 लाख रुपए नेट मुझे पकड़ा देना, तब जाकर के ही, नहीं तो बेटा पूरा अकाउंट तेरा सीज हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई गणित? बहुत से समझदार ये समझ रहे थे कि 1 लाख रुपया लगाए हैं, बढ़िया से पैसा बनता जाएगा, करोड़पति बन के वापस होंगे। बेटा 33% तो सरकार सीधा सीधा कुछ भी समझ लो उस टैक्स के रूप में आपसे ले गई। फिर आप पूछेंगे तो ऐसे कल को मान लीजिए डिजिटल करेंसी आ गई तब क्या होगा? हाँ जी, एक विद्यार्थी जैसे अखिल तांबड़े पूछ रहे हैं कि सर डिजिटल करेंसी में ही तो क्रिप्टो करेंसी आती है। जी नहीं, यही तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझिए अखिल तांबड़े, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझिए। डिजिटल करेंसी जो है ना बच्चों, वो आरबीआई के द्वारा, चलिए मैं कुछ बातें मतलब कंफ्यूजन दूर करता हूं आप लोगों के। देखिए 2-3 तरह की बातें आई। क्या आई? एक तो आया अपना सिंपल नोट, जो अपनी करेंसी होती है, जेब में होती है ना, हार्ड मनी जिसे आप कहते हैं। सिंपल नोट हुआ, 500 का, 1000 का जो नोट हुआ वो एक सिंपल करेंसी नोट है, करेंसी नोट है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे करेंसी नोट में, डिजिटल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? तीनों बातें बताता हूं। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं करेंसी नोट की, 500 का, 2000 का जो भी नोट चल रहा है, इस नोट की बच्चों छपाई होती है। छपाई बोले तो आरबीआई इन नोटों को छपा करके आप लोगों को पकड़ाता है, छपाई होती है। मतलब यह है कि अगर आरबीआई ने आज आपसे कहा कि भाई देश के पास कुल मिलाकर के मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, उदाहरण के रूप में समझना, इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपए छाप के रख रखे हैं। अब वो छाप के रखे हुए नोट या तो आरबीआई की अपनी चेस्ट में है, या फिर जो कमर्शियल बैंक है उनकी चेस्ट में है, या आपकी जेब में है। बस 3 ही प्रकार से वो नोट बटा हुआ है। फिर आप पूछेंगे डिजिटल करेंसी क्या है? अब देखो बेटा, भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ के जो नोट छाप रखे थे, इसमें से सरकार ने कहा कि मैं 2 लाख करोड़ की छपाई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि छपने से पेपर खराब होता है, पेपर बर्बाद होता है, फिर वो नोट फिर पुराना हो जाता है, फिर छापना पड़ता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें से 2 लाख करोड़ की वैलिडिटी तो दे देते हैं कि ये हमारी नोट है, हमारी करेंसी है, लेकिन ये केवल वॉलेट में ही रहे, इसका प्रिंट ना निकल पाए। यानी कि कल को ऐसा ना हो कि उस डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल अकाउंट में दिखाएं और एसबीआई के काउंटर पर पहुंचे और कहें कि साहब मेरे मोबाइल में 10,000 रुपए की डिजिटल करेंसी है, कृपया करके मुझे 10,000 रुपए का कैश दे दो। तो एसबीआई आपसे मना कर देगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ जाए। देखिए फिर से समझिए, पेटीएम के वॉलेट में पैसा है आपके, वो पेटीएम के वॉलेट में जो पैसा है फिर भी वो नोट ही है। नोट कैसे? आप उस वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए और ट्रांसफर करके बैंक से नोट निकाल लीजिए। यानी कि वॉलेट में जो नंबर दिख रहा है, जिससे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो डिजिटल करेंसी है, जी नहीं, वो वॉलेट में रुपया ही है, बस वो दिख रहा डिजिटली है आपको। उसकी एवज में सरकार ने नोट छाप के रखा हुआ है। सरकार कहती है कि यदि मैंने इसकी एवज में डिजिटल करेंसी छाप दी, मतलब बना दी, तो मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकालूंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि आपके वॉलेट में अगर डिजिटल करेंसी दिखाई दे रही है तो उसको आप प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकाल पाएंगे। आप उसका यूज तो वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप अपने रुपये का करते हैं, लेकिन अब आप पूछेंगे फिर इससे क्या फायदा हुआ? केवल सरकार का नोट का जो कागज था वही तो बचा, फायदा क्या हुआ? बहुत सारे फायदे हुए जनाब, डिजिटल करेंसी से बहुत सारे फायदे हुए। बोले क्या फायदे हुए साहब? मैंने कहा बेटा डिजिटल करेंसी से सबसे पहला फायदा यह हुआ कि जो भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी यूज करता है, सरकार के पास उसका सारा डेटा होगा।
अर्थात इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में सरकार को जबरदस्त मदद मिलेगी। यानी कि सरकार जब चाहेगी ये कह पाएगी कि इतना करेंसी, जैसे मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था उस समय भी बताया था। अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा बच्चों, है ना, क्लियर हो रहा हो, और वीडियो को लाइक वाइक करते रहना, क्लियर होना चाहिए मुद्दा, ठीक है। हाँ भाई, तो आप सवाल पूछेंगे सर इसका फायदा क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी। आप जानिएगा, बजट के दौरान भी मैंने बताया था कि जितने भी अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपने खरीद फरोख्त के किए उसमें से 40% पेमेंट जनता ने इस बार वॉलेट से किए हैं। सरकार उस वॉलेट पर निगाह रख के रखी हुई है कि जो पैसा वॉलेट में ऑलरेडी डला हुआ है उसके लिए नोट क्यों छापना। आज मैं मेरे पेटीएम के अंदर, क्योंकि फास्टैग से पैसे कटते हैं, एनी टाइम 500 1000 रुपए रखता हूं। ऐसे आप में से भी तमाम प्रकार के जितने भी मेरे विद्यार्थी मित्र या साथी जो श्रोता हैं वो सब भी अपने पेटीएम वॉलेट में 100 200 500 रुपए 1000 रुपए जो भी हैं वो रखते हैं। मतलब वॉलेट में एनी टाइम सबके कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है, पेटीएम वॉलेट में, फोन पे पेटीएम में, सब में, अमेजन में, सब में। ऐसी स्थिति में सरकार कह रही है जब ये वॉलेट में पड़ी रहा है तो इसे डिजिटल करेंसी क्यों ना कह दिया जाए। अरे समझ में आई कोई मान की बात। और इसका मतलब सरकार उस चीज से बच जाएगी और आने वाले टाइम पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कैशलेस हो जाएगी। कैशलेस हो जाएगी तो फायदा क्या होगा, जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रैक किए जा सकेंगे, अर्थात करप्शन पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार एनी टाइम देख पाएगी कि चल क्या रहा है। क्लियर हो गया। फिर आप पूछेंगे क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। फिर बेटा क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी समझिए कि वो डिजिटल करेंसी जैसी ही है, लेकिन उसे आरबीआई ने जारी नहीं किया, इसलिए आरबीआई को पता ही नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, इसलिए उसका नाम वर्चुअल डिजिटल असेट कर दिया। अब आप ऐसे समझो, आपने डिजिटल करेंसी थी आपके पास 1 लाख रुपया, आपने उससे क्रिप्टो करेंसी यानी एक और चीज परचेज कर ली। अब आप उसे असेट समझिए। आपने ऑनलाइन जैसे मोबाइल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, ऐसे आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली। अब वो परचेज करके रखे रखे महंगी हो रही है, यानी आपने एक करेंसी से एक सामान खरीद लिया, उस सामान का नाम बिटकॉइन है मान लीजिए, आपने वो परचेज कर लिया। अब वो परचेज करने के बाद उसका भाव बढ़ता जा रहा है, आपने लाख रुपए का खरीदा था 10 लाख का बन गया वो बिटकॉइन, इसलिए उसे असेट नाम दिया गया है। जब आप उसे बेचेंगे तो बेच करके अब आप क्या बनाएंगे, 10 लाख रुपए बनाएंगे, अपनी इंडियन करेंसी में बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो सरकार उस पर पैसा ले लेगी। आ गई बात समझ में। चूंकि बिटकॉइन जैसी जो चीजें हैं वो किसी सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें करेंसी शब्द नहीं दिया गया है, उन्हें वर्चुअल डिजिटल असेट नाम दिया गया है। अरे बोलिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो। हाँ, सुशांत लिख रहे हैं सर अगर वो किसी विदेशी मुद्रा से बदल दे और वो मुद्रा भारतीय रुपए में बदल दे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप विदेशी मुद्रा का जब कन्वर्ट कराते हैं तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्सेशन लेती है। और ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी के अंदर जो आपने लाइन बोली है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि क्रिप्टो करेंसी ले ली मान लीजिए और उसको बेच दिया पाकिस्तानी रुपये के अंदर, तो इससे अभी भी सरकार इसको रेगुलेट करने के ऊपर अभी भी एक्शन लेगी। और मैं ये इस बात से सहमत हूं। सुशांत, आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा, इससे मैं आपको उस चीज का भी आगाह करा पा रहा हूं। आप इसको ऐसे समझना कि अगर मान लीजिए इंडियन रुपये में किसी ने बिटकॉइन परचेज किया है ना, अब वो बिटकॉइन उसने पाकिस्तान में किसी को अपना लिंक बता दिया कि जनाब ये हमारा लिंक है, आप इससे खरीद लो इसे, और उसने उसको खरीद लिया। पाकिस्तान में वही वाला जो धन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पाकिस्तानी रुपये में, और वहां पर कुछ और ही हो रहा है उसका। इससे अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी टैक्सेशन बढ़ता है स्मगलिंग बढ़ जाती है, यानी कि सरकार जो है वो अवैध तरीके से देश के अंदर कार्रवाइयां होती देखती है, लोग इसका रास्ता निकाल लेंगे। लोगों में, जैसे सुशांत ने पॉइंट बोला, ये बेहतरीन रास्ता है कि भाई दूसरे देश के अंदर किसी ने उसको कन्वर्ट करा लिया पैसे में, तो क्या कर लोगे। आज आपने परचेज किया, कल को आपने अपने ही किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि अमेरिका में इसको कैश कर लेना, फिर क्या कर लोगे। यानी कि ये चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस है। और मैं इससे बड़ा चैलेंज आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कॉइन परचेज कर लिए, उसका भाव बढ़ के 100 करोड़ हो गया, मैं दूसरे देश में एक फर्जी कंपनी बनवाता हूं, ये तरीका बता रहा हूं जो होगा आगे। एक कंपनी बनवाता हूं, 100 करोड़ रुपए उस कंपनी में एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूं, क्योंकि उस देश में तो वो मान्य है। वहां से 100 करोड़ रुपए का मैं इंडिया में एफडीआई ले लेता हूं या एफआईआई ले लेता हूं, है इंडिया के अंदर एनजीओ में फंड ले लेता हूं, आ गया वही पैसा घूम के वापस अंदर।
तो सरकार जहां डाल डाल चलती है वहां पर समझदार लोग पात पात चलते हैं। और इस स्थिति में यह चैलेंज बहुत बड़ा है। अनटिल अनलेस सरकार इस पूरे की पूरे ध्यान को केंद्रित नहीं करेगी, यह मुद्दा समटने वाला नहीं है, बड़ा मुद्दा है, इसको आप समझ के चले। आप भी समझदार हैं, यह बात जान करके मुझे मजा आ गया। सेशन को शेयर करते रहिए, बड़ी गजब फीलिंग आ रही है और आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। डिजिटल करेंसी जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं होगी। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि साहब कोई और हैक कर ले, उसमें कोई मतलब नहीं है, वॉलेट के बैलेंस की तरह है। सरकार ने 30% टैक्स ले लिया, 1% डिजिटल टैक्स ले लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। उदाहरण के रूप में समझ लीजिएगा, तो मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी हैं। उम्मीद है कि सभी बातों को ये क्लियर कर गए हों। गुरुदेव पूरी तरह से वर्चुअल, ये लिख रहे हैं गौरांग चरण महंतो कि पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी पर डिपेंडेंट होने पर अगर हैक हो गए तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा इंडिया का। बिल्कुल गौरांग, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेटा इस चीज को सरकार पूरी तरह से, अब आप पूछेंगे कि फिर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वॉलेट के अंदर बहुत शानदार, मतलब मुझे खुशी होती है जब मेरे क्लास के विद्यार्थी इतने इंटरेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर हम डिजिटल करेंसी क्यों करें, जब हम रुपये को वॉलेट में बदल सकते हैं तो मैं डिजिटल करेंसी पर जाऊं क्यों, सरकार डिजिटल करेंसी को क्यों प्रमोट कर रही है। आइए मैं आपको इसका भी आंसर देता हूं। देखो बेटा, आज क्या है कि आप डिजिटल करेंसी के नाम पर डर रहे हैं कि कल को किसी ने हैक कर लिया तो मेरा पैसा चला जाएगा। बहुत सही सवाल है। पहली चीज तो यह ध्यान नहीं रखिएगा, सरकार कभी भी 100% डिजिटल करेंसी कोई से भी देश की सरकार नहीं करती है। नंबर एक, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट कि भाई 10% ऑफ टोटल करेंसी, इंडियन करेंसी सरकार ने किस में बदल दिया, आपकी वर्चुअल करेंसी में बदल दिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, डिजिटल करेंसी में बदल दिया। दूसरी बात जो आपने पूछी, हम क्यों लें, मतलब मैं एज ए ग्राहक नहीं, एज ए देशवासी ये सवाल पूछता हूं कि भाई मैं डिजिटल करेंसी पर क्यों जाऊं, मैं तो रुपये पे ही चलूंगा। मैं आपको बताता हूं, आज आपने कई बार देखा होगा, आप में से कई बाल कलाकार इस प्रकार के रहे होंगे जिन्होंने ये चीज देखी होगी कि आपको ऑफर दिया जाता था। क्या? गूगल पे वाले ऑफर देते थे कि आप अगर 100 रुपए किसी को ट्रांसफर करते हैं तो गूगल पे वाले 50 रुपए कैशबैक आपको देते थे। यानी आपका 100 तो 100 रह गया, 50 रुपए कैशबैक और मिल गया। सरकार जब डिजिटल करेंसी लाएगी तो आपको ऐसा ही ऑफर देगी। पता है क्या कहेगी? जहां आपके असली 100 रुपए की कीमत में 100 रुपए का ही सामान परचेज किया जा सकता है, वहां डिजिटल करेंसी में आप 110 रुपए का सामान परचेज करेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहेगी सरकार? बेटा इसलिए कहेगी क्योंकि जब नोट छपते हैं तो नोट की छपाई पर, नोट की रखवाई पर, रखवाली पर, आने जाने पर तमाम प्रकार के पैसे खर्च होते हैं। प्रिंटिंग पर पैसे खर्च होते हैं। फिर एक नोट जो है वो मतलब 2-5 साल के अंदर फिर से जीरो हो जाता है, फिर छपाई पर पैसा खर्च होता है। तो उस खर्च को अगर सरकार आपको इंसेंटिवाइज करने पर दे दे, यानी कि सरकार आपसे ये कहे कि किसी ने अगर डिजिटल करेंसी ले रखी है, उसको 100% बैंक में डिजिटल करेंसी रह रही है तो भी उसको 10% रिटर्न मिलेगा, आप भाग के करेंगे? आज सोचिए, आज हर गाड़ी पर फास्टैग चलना शुरू हो गया। क्यों चलना शुरू हुआ? क्योंकि साहब सरकार ने कहा कि जहां सिंपल आप टैग देते हैं, फास्टैग पर देते हैं, तो आप जब टैग मतलब टैक्सेशन जमा कराते हैं ना, सिंपली जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो फास्टैग पर क्या होता है, फास्टैग पर आप जब निकल रहे होते हैं तो 70 रुपए का चार्ज देना है मान लीजिए, लेकिन आपने गाड़ी पर फास्टैग लगा रखा है तो 65 ही कटता है। 5 रुपए की राहत दे दी आपको, हर आदमी 5 रुपए के लिए खटाखट फास्टैग लगा लिया। फिर रिटर्न पर आप अगर सिंगल जर्नी कर रहे हैं तो आपको सब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, लौटते भी 70 देने पड़ रहे हैं। फास्टैग में कर दिया कि आप अगली बार लौट के आएंगे तो 60 ही देना पड़ेगा। हर आदमी ने कहा यार तो मुनाफा हो रहा है। इस तरह से इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। सुरेंद्र गवित लिख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट में 38 सोल्जर मरने की बात की गई है। बिल्कुल ये न्यूज मैंने भी पढ़ी है, इस रिपोर्ट को हम कवर भी कर लेंगे। गलवान वैली इंसिडेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया अखबार ने कहा भी है कि जो चीनी लोग हैं उनके द्वारा यह बात छुपाई गई थी। क्या छुपाई गई थी? कि कितने गलवान वैली के अंदर लोग मरे, 38 जो है चीनी मरे थे, यह बात है। हाँ तो